कॉर्पोरेट रडार में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर एक अच्छा मोमेंटम तो खैर बना हुआ है, लेकिन एक सर्टेन पॉकेट्स के साथ ही है। आज निफ्टी और सेंसेक्स अगर आप दोनों देख रहे होंगे तो परसेंटेज टर्म्स में कुछ ज़्यादा गेन नहीं है। किसी तरह से 9900 बचाने की कोशिश कर रहा। आज निफ्टी सेंसेक्स 31,900 की रेंज पे अपने आप को होल्ड करवा रहा है। आज थोड़ा बहुत मोमेंटम आपको छोटे मझोले शेयर्स में दिख रहा होगा, या परसेंटेज के लिहाज से भी देखिए करीब 4.5% से ज़्यादा मजबूत सिर्फ स्मॉल कैप का इंडेक्स है। ब्रॉडर मार्केट आज थोड़ा सा रुका हुआ है, लेकिन सेक्टोरियली अगर आप देखेंगे बाजार के अंदर तो कहीं ना कहीं आपको मोमेंटम दिख रहा होगा। ऑयल एंड गैस के अंदर कुछ बैंकिंग के स्टॉक्स भी चल रहे हैं। कुछ हद तक हमने देखा है कि आज आईटी पे वापस प्रेशर बना हुआ है। 2-3 दिन से अच्छे स्ट्रेंथ दिखा रहा था आईटी। कल इन्फोसिस के टूट से ही समझ में आ गया था कि हो सकता है आईटी में वापस प्रेशर आने लग जाए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का पूरे सिग्नल दिख रहे थे सभी शेयर्स में। आज फार्मा के स्टॉक्स भी नहीं चल रहे जो टिपिकली चलते हुए दिख रहे थे, इसके अंदर भी दबाव देखने को मिल रहा है। मेटल स्टॉक, एफएमसीजी ये भी आज प्रेशर में है। ऑयल एंड गैस, जैसे हम शुरुआत में कह रहे थे कि एचपीसीएल और ओएनजीसी की खबर से इस पूरे स्पेस में कहीं ना कहीं मूव है। रियल एस्टेट काउंटर्स भी करीब 0.5% ऊपर हैं आज, ये देखने को मिल रहा है इसका इंडेक्स। विक्स में आज जो गिरावट है वो अब खत्म हो गई है, अभी करीब 0.1% ऊपर, यानी कि बाजार के अंदर अब दो तरफा हो गया है। जो सुबह तक ये लग रहा था कि एकदम से तेज होगा, अब ऐसा नहीं है। बाजार के अंदर कन्विक्शन, कई सारे डाटास को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा रुक के भी चलना चाहिए। गुजरात पीपावाव, उसके अंदर भी ब्लॉक डील हुई है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। शेयर दिन के उच्चतम स्तरों पर है और इसके अंदर एक जोरदार एक मूव देखने को मिल रहा है। एक खबर और आई है टाइम टेक्नोप्लास्ट, इस पे भी 36 लाख शेयरों का इनफैक्ट सौदा गुजरात पे हुआ है। 26 लाख शेयरों का सौदा हुआ है टाइम टेक्नोप्लास्ट पे। दोनों ही शेयर इस समय दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास आकर ट्रेड कर रहे हैं। चलिए, अब आज के कॉर्पोरेट रडार में दो मैनेजमेंट होंगी। पहले तो टीसीआई एक्सप्रेस के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। एक बार मैं कंपनी के बारे में बता दूं और मैनेजमेंट जिनसे बातचीत करेंगे उनका भी एक बार परिचय आपको दे दूं। चंदन अग्रवाल हैं जो कि एमडी हैं टीसीआई एक्सप्रेस के। चंदन, शुक्रिया आज जी बिजनेस को समय देने के लिए। माफ कीजिए, चंदन है, शुक्रिया आपका जी बिजनेस को समय देने के लिए। मैं एक बार पहले थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ टीसीआई के बारे में, ताकि दर्शकों को पता भी लग जाए कि आपकी कंपनी मोटे तौर पर क्या काम करती है, और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। आपकी कंपनी जो है 20 साल पुरानी कंपनी, जो कि एक्सप्रेस कारोबार में है। 1996 में कंपनी का गठन हुआ था। 15 दिसंबर 2016 तक कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। देश भर में कंपनी की करीब 550 शाखाएं हैं। प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से अगर आप देखें, इनका एयर इंटरनेशनल कारोबार बेहद कम, सिर्फ 1% है, लेकिन सबसे अच्छा सरफेस यानी कि सड़क पे जो गाड़ी चलती है उसमें 86% इनका कारोबार यहीं से आता है। डेट कंपनी पे करीब 31 करोड़ रुपए के आसपास का है, और मार्केट के लिहाज से अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो ये तीसरी देश की बड़ी कंपनीज में से एक है। तो ये मोटा मोटी टीसीआई एक्सप्रेस के बारे में आपको पता लगा है। अब मेरे साथ मिस्टर अग्रवाल जुड़े हुए हैं। अग्रवाल जी, पहले तो शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल यही होगा जीएसटी से ही जुड़ा हुआ, क्योंकि बार बार हम ये सुनते रहे हैं एक्सपर्ट से, कई इंटेलेक्चुअल से, कि इस बार लॉजिस्टिक की कंपनी, कुछ एक्सप्रेस वाली जो कंपनीज हैं, इनको बड़ा फ़ायदा होगा जीएसटी से। इम्प्लीमेंट हो गया है सर। पहले तो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं दिखी, और दूसरा ये फ़ायदा कितना होगा? बड़ा फ़ायदा तो है, बड़े की डेफिनेशन क्या? तो ये मेरे ख्याल से इंडिया लॉजिस्टिक्स के लिए ये सबसे बेस्ट ये इम्प्रूवमेंट हुआ है आपके सारे लॉ रूल्स और रेगुलेशन लेके। तो ये बेसिकली ये जो आपका जीएसटी है, इससे हमारा और पूरे लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का फ़ायदा तुरंत तो नहीं दिखेगा, बट ये दिखेगा इन अबाउट से 6 to 1 ईयर में ये दिखना चालू होगा। किस प्रकार से ये चालू होगा? आप देखेंगे जो कंपनियां टैक्स का नहीं देने का उल्लंघन कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर अंडर बिलिंग की प्रयास में लगे हुए थे, वो सारे लोग अभी जीएसटी में आ गए हैं। और इससे क्या होगा कि जो अनऑर्गेनाइज बिजनेस है वो कम होगा, और ऑर्गेनाइज बिजनेस जहां हम उसमें नंबर 1 है वो और इम्प्रूव होगा। अल्टीमेटली बिजनेस बढ़ना एक चीज़ है, साथ ही साथ जो स्टेट इंटर चेक पोस्ट होते थे, जिसमें कम से कम गाड़ियाँ 4 घंटा 6 घंटा खड़े रहते थे, और अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे 3 स्टेट है
तो इसका मतलब 12 घंटा गाड़ी खड़ा होना, मतलब ये बहुत बड़ा एक रेवेन्यू लॉस एंड इवन फ्यूल लॉस होता था। साथ ही साथ आपको हर स्टेट पे जो पेपर वर्क के लिए क्लियरेंस के लिए आदमियों को, अगर जो स्टेट ऑफिशियल्स उनको जो अगर कुछ देना पड़ता था वो एक अलग चीज़ था अभी। तो ये सारा सब हटने से मेरे ख्याल से एक तो जीडीपी भी बढ़ेगा इससे, ठीक है, और जब जीडीपी बढ़ेगा मैन्युफैक्चरिंग से, कंजम्पशन से, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम भी बढ़ेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम बढ़ेगा, एकदम से तो खैर नहीं बढ़ेगा, हाँ धीरे धीरे फायदा पहुंचेगा। ये जीएसटी की भाषा हमको समझ में आई है आपसे। अच्छा सर, मैं एक चीज, मैं आप कुछ फाइनेंशियल्स पे भी आ जाऊं, इस पे भी बात करना चाहूंगा। अभी कंपनी की ग्रोथ कैसी चल रही है? ये ग्रोथ परसेंटेज में कितनी है और क्या ऐसे ही चलता रहेगा ये जो ग्रोथ अभी आप दिखा रहे हैं? तो एक्सप्रेस कंपनी जो है वो आपके जीडीपी का डबल ग्रोथ होता है। तो अगर आपका जीडीपी 8% पे है सपोज, या 7% पे है, तो आप एक्सप्रेस कंपनी यूजुअली 14 से 15% पे ग्रोथ पे होता है। ठीक है। और उसके ऊपर जो एडिशनल ग्रोथ अगर कोई कंपनी करता है तो वो इंटरनल एफर्ट्स से सारा काम होता है। तो मेरे ख्याल से अभी तक जैसे 2 साल से हम ऑलरेडी 14% पे हैं, और पोस्ट जीएसटी ये 18 से 20% तक आराम से ये हो जाएगा। और ये साल तो मेरे ख्याल से 18% इज क्वाइट रीजनेबल। ठीक है, 18% पे की ग्रोथ इस बार आ सकती है। और ये चीज़ बिल्कुल कैलकुलेशन काफ़ी आसान कर दी है मिस्टर अग्रवाल ने कि आपको जीडीपी से आप सारी लॉजिस्टिक कंपनी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब अगर जीडीपी 8 है तो आप समझिए कि करीब करीब डबल, यानी कि 2 गुना होकर 16% की ग्रोथ से वो चलती हैं। ऊपर और नीचे कंपनी के अपने एफर्ट्स हैं। अब मैं आता हूँ सर डेट पे। ये 31 करोड़ का डेट मेरे को आपके FY17 में दिख रहा है। मेरे हिसाब से जितनी मैंने आपके और फाइनेंशियल्स देखे हैं, मेरे को लगा नहीं कि डेट कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए। आप डेट फ्री क्यों नहीं होना चाहते? डेट, ये डेट देखिए, इंडिया में और ग्लोबली जब आप बिजनेस करते हैं तो वो बैंकों को भी खुश रखना पड़ता है। ओके। तो ये बेसिकली ये डेट की वैसे रिक्वायरमेंट है नहीं हमारे पास, क्योंकि इनफ प्रॉफिट है और इनफ हमारा कैश फ्लो काफ़ी स्ट्रांग है। बट ये बेसिकली हम लोग रखते हैं फॉर वर्किंग कैपिटल, अगर ज़रूरत पड़े तो। बट यूटिलाइजेशन हमेशा ये फुल नहीं होता है। हाँ, क्या ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि मेरे को फाइनेंशियल देख के लगा हमारा प्लान है कि हर, बोलिए मिस्टर अग्रवाल, बोलिए आप। अभी प्लान ये भी है कि 60 करोड़ हम लोग हर साल इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट 4 to 5 years। ठीक है। तो अगर 4 years में 60 करोड़ करेंगे तो अबाउट 5 years में आप 60 करोड़ करेंगे तो 300 करोड़ का प्लान है ऑलरेडी हमारे पास। अच्छा। और वो सारा इंटरनल अप्रूवल से होगा। ठीक है। और बैंक्स क्या चाहते हैं कि अगर जैसे हमारा पेरेंट कंपनी DCI है, तो उसके साथ बैंक का भी रिलेशन अच्छा है उस कंपनी के साथ। तो सेम अगर हमें गुड रिलेशन रखना है TCI एक्सप्रेस के लिए भी, तो इट इज़ नो हार्म इन टेकिंग स्मॉल लोन। क्या बात ठीक है, तो छोटा सा लोन ले भी लिया तो क्या बड़ी बात है। वैसे आप बता रहे हैं 300 करोड़ रुपए है, उसका तो 10% भी नहीं बनता जो आपके पास टोटल बुक्स में डेट है, सिर्फ 30 करोड़ का, अगर 300 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान है तो। अच्छा सर, एक और चीज़ है जो मेरे को आंकड़ों में थोड़ा सा उलझा दिया है। आपकी मैं वेबसाइट देख रहा हूँ, उसमें ये लिखा है कि आप 202 कंट्रीज के अंदर कहीं ना कहीं सरोकार है, आप कनेक्टेड हैं। लेकिन टोटल जब मैंने आपका बिजनेस देखा इंटरनेशनल एयरवेज के हिसाब से, वो सिर्फ 1% है जो आपके टोटल बिजनेस का। ये 202 कंट्री और 1% का कोरिलेशन क्या है? कैसे 1% में आप 202 कंट्री को कनेक्ट कर लेते हैं? तो ये जो एक बहुत बड़ा हमारा गोल है कि जो 550 ऑफिस हमारे ऑल ओवर इंडिया हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड से भी कनेक्ट हो। तो ये बिजनेस अभी 1 साल पहले ही चालू किया गया है, और इसीलिए इसका जो परसेंटेज बहुत छोटा है। तो अगर आप सोचिए, हमारा अल्टीमेट लक्ष्य ये है कि लखनऊ से लंदन हमारा माल जा सके। और इस प्रकार से हम लोग ने अपना सेटअप अभी क्रिएट कर रहे हैं इंटरनेशनल एयर के लिए, कि पूरे दुनिया में 202 जो मेन कंट्री हैं उसमें हमारा सर्विस पहुंचे। तो आई थिंक ओवर टाइम ये बढ़ेगा, ये कुछ सालों में आई थिंक ये पिकअप हो जाएगा। अच्छा,
अगर ये 1% आज है तो मैं मानूं कि 2-3 साल के अंदर एक 10% के आंकड़े को पार कर जाएगा। देखिए जीएसटी तो अभी ही लागू हुआ है। हो सकता है कि 1 साल अभी इन्वेस्टमेंट्स लोगों का कम रहे, हो सकता है एक्सपोर्ट कम रहे, तो मैं कहूँगा कि 5 साल में यस ये ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, 5 साल में करीब 10% के आंकड़े पे आप आ जाएंगे, जो कि एयरवेज वाले बिजनेस के अंदर है, जिसमें भी आप 1% होल्डिंग ही रख रहे हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ है जो मैं आपके वर्टिकल्स देख रहा था, तो आपको ऑटोमोबाइल से और इंडस्ट्रियल वर्टिकल से काफ़ी अच्छा लॉजिस्टिक्स का बिजनेस मिलता है, एक्सप्रेस का बिजनेस मिलता है। यही आपके अभी भी आप टॉप हैंड पे ही रहेंगे या फिर इसमें कुछ रीशफल भी होगा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री? नहीं, आई थिंक ये टॉप में रहेगा, बिकॉज देखिए हम गाड़ी को ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, हम गाड़ी का जो स्पेयर पार्ट है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अगर कल को अगर इकोनॉमी भी खराब हुई और गाड़ियां नहीं बिकी लेकिन स्पेयर पार्ट ज़रूर बिकता है, तो ये आई थिंक टॉप में ही रहेगा हमारा। और ये जिस प्रकार से जैसे आप देखेंगे गाड़ियाँ एक रिमोट लोकेशन में भी आपको मिलेगा जिसको स्पेयर पार्ट चाहिए, और एक बड़े बड़े शहरों में भी मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जो हमारा सर्विस की वो छोटे टाउन तक भी जाए, उससे वो बिजनेस को बहुत फ़ायदा मिलता है, वो गाड़ी वाले को भी। तो ये हमारा टॉप में ही रहेगा। ठीक है। जो गाड़ी भी आजकल अभी आप देखेंगे कि जिस प्रकार से अच्छा मिस्टर अग्रवाल, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूं। नंबर ऑफ कार्स का सेल हो रहा है। हाँ, मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहता हूँ ना, सरकार नॉर्थ ईस्ट को लेकर काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रही है। आपको पता है यहाँ पे तेज़ी से सड़कें बनाई जा रही हैं, दूर दराज के एरिया को कनेक्टेड किया जा रहा है। अब तो पहाड़ों में ऐसी जगह भी सड़क पहुँच गई है जहाँ पे कभी सोचा भी नहीं जा सकता, वहाँ पे सड़क जाएगी नहीं जाएगी। लॉजिस्टिक्स तो खैर उससे सीधा जुड़ा हुआ है। ये नॉर्थ ईस्ट से कुछ बिजनेस एक्सपेंशन होगा क्या आपका, अगर मैं ज्योग्राफिकली इसको डिवाइड करूँ तो? नॉर्थ ईस्ट तो ये अभी मतलब एक एरिया है जहाँ कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हो रहा नहीं है अभी, बट वो यही कारण था कि रोड नेटवर्क नहीं है। जहाँ रोड नेटवर्क नहीं होता या होएगा वहाँ पे आपकी फैक्ट्रियाँ नहीं आएंगी। तो ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया बाय द गवर्नमेंट टू क्रिएट हाईवे, और हाईवे से आपका रॉ मटेरियल भी जाएगा और फैक्ट्रियाँ भी बैठेंगी वहाँ। तो मेरे ख्याल से विथ टाइम ये एरिया भी बहुत डेवलप होगा, और ये गवर्नमेंट का ये एक गोल भी है कि करना है इसको, यहाँ करना है। ठीक है, खैर अभी आप ये बात तो ठीक कह रहे हैं कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सड़क पहुँच भी तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा। अच्छा सर, मैं एक और चीज़, अब निवेशकों के लिए आप क्या बात रखना चाहते हैं? निवेशक आपको सुन रहे हैं क्योंकि आपकी कंपनी में इन्वेस्टेड भी है, अभी आपका शेयर 1 से 1.5% ऊपर भी है, 550 पे चल रहा है। निवेशकों को एक ऐसी बात बताएं कि बिल्कुल वो आपके शेयर की तरफ ही चलने लगे। नहीं मतलब ये सारा जीएसटी, मैं ये एक ही चीज़ कहूँगा कि जीएसटी का जो ट्रांजिशन था हमारे लिए वो एकदम भी वरी फ्री था, प्रॉब्लम फ्री था, और विदाउट एनी प्रॉब्लम हम लोग जीएसटी के पूरे उसमें दौर में आ गए हैं। तो आई थिंक कुछ ही कंपनियां हैं ऐसी, हैंडफुल कंपनियां, लॉजिस्टिक्स कंपनी जो इतना इजीली आ सके, और हम उनमें एक नंबर 1 है। ठीक है मिस्टर अग्रवाल, शुक्रिया आपका आज इस बिजनेस को समय देने के लिए। हमने आपसे बिल्कुल सटीक क्वेश्चंस पूछे और आपने बिल्कुल सटीक जवाब भी दिया, और निवेशकों को भी अच्छा लगा होगा सुन के। शुक्रिया सर जी बिजनेस को समय देने के लिए।